Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेज में। हमने पिछली क्लास में लैपोर्टे के नियम की बात की थी। आज हमारे पास एक और नियम है, वो है चक्रण चयन नियम। कौन सा? चक्रण चयन नियम। जिसने लैपोर्टे का नियम नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर जाकर देख सकता है। ठीक है, और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास जो नियम का नाम है वो चक्रण चयन नियम है, स्पिन सिलेक्शन रूल है। ठीक है, लैपोर्टे का नियम हो गया था। अब इसके अनुसार अनुमत संक्रमण कौन सा है और वर्जित संक्रमण कौन सा है। ठीक है, अनुमत संक्रमण कौन सा है और वर्जित संक्रमण कौन सा है। ठीक है, यानी कि किस संक्रमण को ये अनुमति प्रदान करता है और किस संक्रमण को अनुमति प्रदान नहीं करता, वो हमें बात करनी है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, जिस संक्रमण में डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस, अब आप कहेंगे ये डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस क्या है? आपने नियम शुरू होने से पहले ही सोच लिया ये डेल्टा एस क्या है। ठीक है, बता रहा हूं मैं। जिस संक्रमण में डेल्टा एस बराबर 0 हो, ठीक है, वो संक्रमण अनुमत संक्रमण होते हैं, या उन संक्रमणों को यह नियम अनुमति प्रदान करता है। और जिनमें डेल्टा एस 0 के लिए बराबर नहीं होता, उनमें संक्रमण वर्जित है, उनमें संक्रमण वर्जित है। ठीक है, अब आप कहेंगे डेल्टा एस का मतलब क्या है? डेल्टा एस का मतलब क्या है? तो देखो बच्चों, संक्रमण होने से पहले, संक्रमण से पहले व बाद में, संक्रमण से पहले व बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। संख्या समान होनी चाहिए। आपको तो बस इतना याद रखना है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संक्रमण से पहले हैं, उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संक्रमण के बाद होने चाहिए। संक्रमण के बाद होने चाहिए, यानी कि डेल्टा एस जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा एस बराबर 0 होना चाहिए। डेल्टा एस बराबर 0 का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब तो वो संक्रमण होता है, तब तो वो संक्रमण पॉसिबल है, वो ट्रांजिशन पॉसिबल है, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर हमारे पास डेल्टा एस 0 के बराबर नहीं है, यानी कि संक्रमण से पहले हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुछ और हैं और संक्रमण के बाद कुछ और, आपको मैं बता ही देता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, कई बार पढ़ा दिया मैंने। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो। ठीक है, संक्रमण से पहले भी इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए, संक्रमण के बाद भी इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब अगर मान लो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो संक्रमण से पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे, 1 2 3 4 5। लेकिन संक्रमण के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, केवल 3 रह गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। और जब अगर चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसा संक्रमण हमारे पास कहलाता है वर्जित संक्रमण, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो ऐसा संक्रमण पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले भी वही हो और बाद में भी वही हो, वो संक्रमण पॉसिबल है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है पहले अयुग्मित, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो पहले भी एक था संक्रमण से पहले, संक्रमण के बाद भी एक ही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान है। ठीक है, तो ऐसा संक्रमण हमारे पास क्या कहलाता है, अनुमत संक्रमण कहलाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो नियम काम करता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं चक्रण चयन नियम या स्पिन सिलेक्शन रूल। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया चक्रण चयन नियम। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे हमारे पास क्या है, मैग्नीज +2 अपवाद हैं। इसके जो यौगिक होते हैं वो अधिकांश कैसे होते हैं, मटमैले रंग के होते हैं, मटमैले रंग, मटमैला कलर होता है ना, इस तरीके से होते हैं। और इसमें सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और Mn+2 में सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सभी डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, सभी डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, अभी तो ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, चक्रण चयन नियम हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास नियम हो गया, दोनों नियम हो गए, ये नियम आते हैं। और लैपोर्टे का नियम तो बार बार रिपीट होता रहता है बच्चों, बार बार। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक हम उठा रहे हैं, जिसकी बात हमारे पास पहले हो गई थी लेकिन हमको अब करनी है। एक है हमारे पास स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ठीक है, क्या है बच्चों, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ये मैंने पहले थोड़ी सी बात की थी, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस वाले टॉपिक को जरूर बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो आज हम इसी की बात कर रहे हैं, है ना। देखो बच्चों, हमारे पास जब डी कक्षकों का विभाजन होता है, जब डी कक्षकों का विभाजन होता है, यानी कि कुछ कक्षक ज़्यादा ऊर्जा वाले और कुछ कक्षक कम ऊर्जा वाले होते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे मैंने आपको कई रीजन बताए थे। ठीक है, जिनमें से एक रीजन था लिगैंड, जिसमें से एक कारण था लिगैंड। मैंने बताया था लिगैंड जब कक्षकों के पास आते हैं तो जो कक्षक हैं वो आपस में बट जाते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था लिगैंडों को दो भागों में बांटा गया है, प्रबल और दुर्बल, प्रबल और दुर्बल, स्ट्रॉन्ग और वीक। जब हमारे पास प्रबल लिगैंड होगा तो हमारे पास ये ज़्यादा ऊर्जा में बटेंगे। ठीक है, कक्षकों का विभाजन ज़्यादा अंतर से होगा, ये ज़्यादा अंतर होगा इनमें। ठीक है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस होगा। और जब हमारे पास दुर्बल लिगैंड होगा तो वो ज़्यादा विभाजन नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास कम विभाजन होगा, कम स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएं लिगैंड दुर्बल है या प्रबल है। देखो, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिससे हम लिगैंड का पता लगा सके प्रबल है या दुर्बल है। ठीक है, किसी एक धातु के लिए पता नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हमने लिगैंडों को उनकी क्षमता के हिसाब से, है ना,
क्षमता के हिसाब से दुर्बल से प्रबल की ओर रख दिया, दुर्बल से प्रबल की ओर क्रम में रख दिया। ठीक है, पहले हमने वीक वाले लिगेंड्स रख दिए, उसके बाद स्ट्रॉन्ग वाले लिगेंड रख दिए। ठीक है, तो हमारे पास एक श्रेणी बन के आई, लिगेंडों की एक श्रेणी बन के आई, जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी या स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जिसके हिसाब से हमको पता लगता है कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। ठीक है, जैसे हमारे पास आ गया आयोडीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दुर्बल लिगेंड है, ये हमारे पास क्या है, दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, आयोडीन, उसके बाद Br माइनस, ठीक है, सल्फाइड माइनस। ठीक है, बहुत सारे हैं, HCN, Cl माइनस। तो इसकी कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हमारे पास ढेर सारे हमारे पास क्या हैं, लिगेंड्स हैं, तो उनको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और आ जाएंगे N3 माइनस, F माइनस। तो ये जैसे जैसे हमारे पास यहाँ बढ़ते जा रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे पास लिगेंडों की प्रबलता बढ़ती जा रही है। यानी कि शुरू में हमने कमज़ोर वालों को रख दिया, ठीक है, और बाद में हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग वालों को रखते गए। ठीक है, तो धीरे 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 कमज़ोर से हम स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमारे पास आ गया यूरिया आ गया, ठीक है, उसके बाद OH माइनस आ गया। ठीक है, हमारे पास ये क्रम बढ़ता जाएगा। ऑक्जिलेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम हमारे पास क्या है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो लिगेंड धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, हमारे पास प्रबल होते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास H2O आ गया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास। अभी ये HCN आया था, अब हमारे पास क्या आ गया, NCS आ गया। ठीक है, थायोसाइनेट आया था, अब ये आइसोथायोसाइनेट है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर माइनस लगा देना। उसके बाद अमोनिया आ गया, NH3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास चलते जाएंगे, हमारे पास लिगेंड चलते जाएंगे। तो हमारे पास उसके बाद आ जाएगा NO2 माइनस आ जाएगा। ठीक है, CH3 माइनस आ जाएगा। ये लिगेंड चलते जाएंगे। फिर उसके बाद साइनाइड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट आ जाएगा, कार्बोनिल समूह आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिगेंड हमारे पास चलते रहेंगे। ये हमारे पास दुर्बल है, ये हमारे पास प्रबल है। ठीक है, तो हमने इनको दुर्बल से प्रबल के क्रम में रख दिया, दुर्बल से प्रबल के क्रम में रख दिया। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल रहे हैं या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिगेंड ज़्यादा प्रबल है वो कक्षकों में ज़्यादा अंतर से विपाटन करेगा, ज़्यादा अंतर से विपाटन करेगा, ज़्यादा अंतर से विभाजन करेगा। और जो लिगेंड हमारे पास दुर्बल है वो कम अंतर से विपाटन करेगा। आपको इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे होगा तो CFSE का मान, जो यहाँ पे ऊर्जा निकलती है कक्षकों के विभाजन के बाद, ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, कब, जब लिगेंड प्रबल है। और अगर हमारे पास यहाँ पे लिगेंड दुर्बल है तो कम होगी, छोटी सी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप लगातार क्लासेस ले रहे होगे, पहले वाली भी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।